विषय की बहाली में बाँस का इस्तेमाल। आप सबको, ख़ास तौर से ख़वातीन और बच्चों को मेरा सलाम और दुआएँ पहुँचें। मैं माहौल दोस्त आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ और मैंने बहुत मेहनत करके पाकिस्तान के बहुत से अदवार की तारीख़ी इमारतों को बचाया है और आप ज़ीरो कार्बन चैनल पर विरसे की बहाली के बारे में आगाही हासिल कर रहे हैं ताकि हम मिलकर अपने मुल्कों के तारीख़ी आसार जो कायम हैं उनको आइंदा नस्लों के लिए महफूज कर सकें। आपने शायद विरसे की बहाली के लिए बाँस का इस्तेमाल ना सुना होगा, क्योंकि इसके बारे में शायद ही कभी सोचा गया हो कि बाँस किसी तरह से विरसे के काम में इस्तेमाल हो सके। चूँकि मैं बहुत सी ऐसी बातें विरसे को बचाने का काम करते हुए सीखीं, जो बाद में मैंने इंसान दोस्त कामों में इस्तेमाल कीं। मसलन कम कीमत घरों में मेरा चूने का इस्तेमाल हो या फिर आफ़ात से बचाने के लिए रवायती धज्जी का अपनाना, ऐसे अमल थे जो माज़ी में मुश्किल से नज़र आते थे। इसी तरह मैंने बहुत से तरीके इंसान दोस्त कामों के लिए वज़ा किए, जो कि माहौल के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। तो मैंने सोचा कि किसी तरह से इस तरह के तरीक़ों को विरसे की बहाली में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमें मालूम है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ विरसे की बहुतात तो है, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मालियाती ज़राए बहुत महदूद हैं, जिस वजह से विरसे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे जो कम कीमत और ज़ीरो कार्बन वाले असूल हैं, उनको विरसे के बचाने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। जहाँ मैंने कुछ और ज़ीरो कार्बन तरीक़े विरसे के काम के लिए अपनाए, उनमें एक तरीक़ा बाँस के इस्तेमाल का भी था। इंसान दोस्त कामों में मैंने बाँस का इस्तेमाल 2009 में शुरू कर दिया था और इसमें मैं काफ़ी महारत भी हासिल कर चुकी थी और मेरी टीम को भी बहुत महारत हो गई थी और मेरी टीम ने बाँस के इस्तेमाल के तरह-तरह के तरीक़े भी वज़ा कर लिए थे। लेकिन विरसे की बहाली में बाँस के इस्तेमाल का ख़्याल 2016 में आया, जब मैंने कोडिजी की 18वीं सदी की ग्रैनरीज़ को बहाल करने का बेड़ा उठाया, जिसमें हमें प्रिंस क्लाउस फंड की मुआवनत भी शामिल थी। यहाँ 28 फुट गोलाई का एक गुंबद अरसा दराज पहले गिर चुका था। उस वक़्त बजाय इसके कि हम ईंट का नकली गुंबद बनाते, मैंने इस गुंबद को बनाने के लिए बाँस का इंतख़ाब किया। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि उस वक़्त से पहले हमने बाँस के गुंबद नहीं बनाए थे और बाँस को गोलाई में मोड़ना मुश्किल नज़र आता था। उस वक़्त जो तरीक़ा हमने बहुत मेहनत करके वज़ा किया, वो तरीक़ा हमारे और कामों में बहुत काम आया। और फिर हमने बाँस के कई गुंबद आलमी विरसा मकली में वाक़ 16वीं सदी के मिर्ज़ा जान बाबा के मकबरे में भी कामयाबी से इस्तेमाल किए, जिससे इस तरह की ज़ीरो कार्बन तामीराती मटीरियल के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने में मदद मिली। इसीलिए मैंने सोचा कि जो लोग और मैंने चाहा भी कि जो लोग विरसे की बहाली में बाँस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको इन तरीक़ों से आगाही हो सके। इसलिए आइंदा मैं चाहूँगी कि आप भी अपने कामों में बाँस के इस्तेमाल को फ़रोग़ दें, जिससे माहौल और विरसा दोनों को फ़ायदा पहुँचेगा। बाँस का इंतखाब। सही बाँस को चुनना बहुत अहम है, इसलिए कि आपके स्ट्रक्चर की मजबूती बाँस की मजबूत साख्त पर मुनहसर है। ज़रूरी है कि बाँस आप किसी मोतबर सप्लायर से हासिल करें और अपने आप को मुतमईन कर लें कि वो बाँस भट्टी में से गुजार कर पकाया जा चुका है। फिर भी जब बाँस आपके पास पहुँचे, तो आप एक-एक बाँस को अच्छी तरह चेक कर लें। पहले ये देखना है कि बाँस सीधा है या नहीं। अगर बाँस टेढ़ा है, तो चेक करें कि लंबाई के मुताबिक सीधे टुकड़े निकल सकते हैं कि नहीं। दूसरी अहम बात उसके कतर की दीवार की मोटाई होती है। हर बाँस जिसका कदर 4 इंच है, उसकी दीवार की मोटाई आध इंच से कम नहीं होनी चाहिए। औज़ार और दीगर सामान: फीता, आरी, हथौड़ा, कटर मशीन। बाँस को काटने और मोड़ने का अमल। गो के ज़्यादातर घर वगैरह बनाने में सीधे बाँस का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे ज़ीरो कार्बन चैनल पर कई वीडियो में आप वो तरीक़े देख सकते हैं जिनसे सीधे बाँस से मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। मसलन बाँस के प्रीफैब पैनल बनाना या तरह तरह की छतें बनाना। लेकिन अक्सर जब हमने विरसे की बहाली में बाँस का इस्तेमाल किया, तो उसको मोड़ कर गुंबद बनाने के तरीक़े वज़ा किए। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बाँस को मोड़कर बनाने के बारे में बताना चाहते हैं। लेकिन पहले
ایک تعارف کے طور پر سیدھے بانس کی کٹائی اور تیاری کے بارے میں سمجھنا فائدہ مند ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبے بانس کا انتخاب کیا گیا ہے جو سیدھا ہے، اور پھر جو لمبائی ہمیں چاہیے اس کے مطابق اس کو ناپ کر کاٹا جا رہا ہے۔ یہاں کاٹنے کے لیے ایک آری کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کٹر مشین ہے تو بانس کو اس سے بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اکثر نیم کی لکڑی کے گٹکے کاٹ کر ان کو چونا کریم میں پہلے ڈبو دیا جاتا ہے اور پھر ان کو بانس کے کناروں میں ٹھوک دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بانس اور گٹکے کو جوڑنے کے لیے ایک کیل ٹھونک دی گئی ہے، اور پھر گٹکے کا جو حصہ باہر نکلا ہوا ہے اس کو بانس سمیت کاٹ دینا ہوگا۔ یہ ان بانسوں کے لیے ضروری ہے اگر انہیں کسی رنگ بیم میں یا کسی فریم میں لگانا ضروری ہو تاکہ ان کو مضبوطی سے لگایا جا سکے، لیکن ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بانس کو بغیر گٹکے کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر بانس کو موڑنا ہے تو ایک لمبے اور سیدھے بانس کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس پر وقفے وقفے سے نشان لگا دیے گئے ہیں۔ یہ نشان اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ ان پر آدھ کٹ لگانے میں آسانی ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہر نشان پر آدھ کٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کٹ آری سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کٹر مشین موجود ہے تو اس سے یہ آدھ کٹ کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدھ کٹ بہت آہستہ آہستہ اور احتیاط سے کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کرنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ جو کٹ کیا جائے وہ بانس کے قطر یا گولائی کے صرف وسط یا بیچ تک پہنچے، کیونکہ اس سے زیادہ کٹائی کرنے سے بانس کے چٹک جانے یا ٹوٹنے کا خطرہ ہے، جس سے ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اسی احتیاط سے سارے نشانوں پر ایک ایک کر کے کٹر مشین سے ساری کٹائیاں مکمل کی جا رہی ہیں، اور اسی خیال کے ساتھ کہ کوئی بھی کٹ گولائی کے وسط سے آگے نہ جائے۔ یہ جو خاکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نصف دائرے کا خاکہ ہے جو زمین پر بنا دیا گیا ہے، اور سارے نشانات جو ہم نے ادھ کٹ کے لیے بانس پر دیکھے تھے ان جگہوں پر کیلیں ایسے ٹھوک دی گئی ہیں کہ کیلوں کا دوہرا نصف دائرہ بن جائے۔ دیکھیے کہ لمبے بانس کو آہستہ آہستہ گولائی کی شکل دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ سیدھا بانس ایک نصف دائرے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب اس کو دوہرے کیلوں کے نصف دائرے میں بٹھا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح اس خاکے اور کیلوں کے استعمال سے بانس کو گولائی کی شکل دی جا رہی ہے۔ اس نصف دائرے کی شکل برقرار رکھنے کے لیے ایک لکڑی کی پٹی جو کہ دائرے کے قطر کے برابر کٹی ہوئی ہے اس کو بانس کے نصف دائرے میں ٹھونک دیا گیا ہے۔ اس طرح بانس کا نصف دائرہ برقرار رہے گا۔ دوسرے دن اس مڑے ہوئے بانس کو اسی طرح اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے تو اس کو استعمال میں لایا جا سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا ڈوم کے لیے جو حصہ ہے وہ تیار ہے۔